एपिसोड 114 एंड 115। अनिका ने पलकें झपकाईं। अर्जुन ने ऐसा कहा जैसे कि वह जानता हो। अर्जुन कपूर को कैसे पता होगा कि प्रोफेसर हेनरी का मरीज कौन था? ठीक है, मुझे पता है कि आप मुझे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रोफेसर हेनरी अभी फ्री नहीं हैं, इसलिए हमें इंतजार करना होगा, अनिका ने कुछ अधीरता के साथ कहा। हालांकि, अर्जुन मुस्कुराया और कहा, अनिका, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अनिका ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। उसे सचमुच ऐसा लगा कि आज वह थोड़ा अलग था, जैसे कि उसमें पहले से थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास था। तुम मेरे पति हो। अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करूं, तो किस पर भरोसा करूं? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। खैर, उसने यही कहा था, लेकिन असल में ये सिर्फ दिखावा था। जब इस मामले की बात आई, तो उसने रोहन पर थोड़ा ज्यादा भरोसा किया। आखिरकार, रोहन अमीर, शक्तिशाली और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। वह वही था जिसने प्रोफेसर हेनरी से अहाना को लड़ने का मौका देने की गुहार लगाई थी। फिर भी, वह अर्जुन के सामने ऐसा कहकर उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने उससे एक छोटा सा झूठ बोला। अर्जुन भी मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि वह क्या सोच रही थी। उसका कोमल, छोटा और नाजुक हाथ पकड़ते हुए उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो अनिका। मैं प्रोफेसर हेनरी से संपर्क करूंगा। अहाना कल हॉस्पिटल में चेक इन कर सकेगी। और अब से 1 हफ्ते में उसकी सर्जरी हो सकती है। अब से 1 सप्ताह बाद। लेकिन रोहन ने कहा कि प्रोफेसर हेनरी अगले आधे महीने तक उपलब्ध नहीं रहेंगे। क्या अर्जुन का ये तात्पर्य था कि प्रोफेसर हेनरी उस समय को अहाना की मदद करने में खर्च करने वाले थे? बिल्कुल नहीं। अनिका ने उसे हल्की मुस्कान दी। ठीक है, अर्जुन, मुझे पता है कि तुम मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हम मजबूर हो सकें। मैं रोहन से इस बारे में विस्तार से बात करूंगी। तुम्हें घर वापस जाना चाहिए और अहाना के साथ रहना चाहिए। ऐसा कहकर, अनिका बिस्तर पर लेट गई और करवट बदलकर अपनी पीठ अर्जुन के सामने कर ली। अर्जुन ने उसकी पीठ की ओर देखा, लेकिन उसने समझाने की कोशिश जारी नहीं रखी। मन ही मन उसने खुद से कहा, तुम्हें अगले हफ्ते पता चल जाएगा अनिका। तुम्हारा पति बिल्कुल भी बेकार नहीं है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद अर्जुन कंपनी में वापस आ गया। रिया ने पूरे समय अहाना की देखभाल कर रही थी। उसे बच्चे बहुत पसंद थे और अहाना के साथ खेलने में उसे बहुत मजा आता था। कंपनी ने डिलीवरी रनर्स को जो वाहन दिए थे, उन सभी को BMW में बदल दिया गया था और इसने ऑनलाइन काफी चर्चा बटोरी थी। इसका मतलब ये था कि गोफर डिलीवरी सर्विसेज भी इस समय ट्रेंड में थी। अनगिनत नेटिजन्स यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कंपनी का मालिक कौन है। वे अपने पैसे के साथ बहुत ही खुलेआम खिलवाड़ कर रहे थे। BMW बाइकों का पूरा बेड़ा। ऐसा तो केवल सबसे घटिया अमीर आदमी ही कर सकता है। यहाँ तक कि विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकार भी कंपनी के दरवाजे के बाहर डेरा जमाए बैठे थे, जो लगभग पपराजी की तरह व्यवहार कर रहे थे। शुक्र है कि अर्जुन बहुत ही साधारण दिखने वाला था। जब वह उनकी नाक के सामने से भी गुजरा तो उन्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि वह इस कंपनी का मालिक है। अहाना के साथ कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने एक बार फिर कंपनी छोड़ दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें हेनरी का फोन आया था, जिसमें उन्होंने उन्हें भोजन कराने का प्रस्ताव दिया था। जॉर्ज थॉमस भी उनके साथ शामिल होने वाले थे। अर्जुन ने इस पर कुछ सोचा और अंततः इसमें भाग लेने का निर्णय लिया। स्थान कोर्ट में निर्धारित किया गया था। जब अर्जुन पहुंचे तो उन्होंने जो कमरा बुक किया था, हॉल, उसमें पहले से ही 10 से अधिक लोग भरे हुए थे। मिस्टर कपूर। हेनरी तुरंत खड़ा हुआ और सम्मानपूर्ण मुस्कान के साथ अर्जुन का अभिवादन किया। कमरे में उपस्थित लोग अधिकतर छात्र और विशेषज्ञ थे, जिन्हें हेनरी अपने साथ लाया था। वे सभी ये देखकर मन ही मन आश्चर्यचकित थे कि उनके शिक्षक, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, एक औसत दिखने वाले युवक के साथ इतने सम्मान से पेश आ रहे हैं। उन्होंने बहुत पहले ही सुन लिया था कि प्रोफेसर हेनरी विशेष रूप से एक खास आदमी के लिए इस शहर में आए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना युवा होगा। इसका मतलब शायद ये था कि उनकी बैकग्राउंड काफी प्रभावशाली थी, है ना? प्रोफेसर हेनरी, आपको औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे बड़े हैं और चिकित्सा जगत में एक दिग्गज हैं। कृपया मेरे साथ इतने विनम्र मत बनिए। अर्जुन मुस्कुराया और विनम्रतापूर्वक झुककर प्रणाम किया। वे दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए।
जॉर्ज थॉमस भी उनके साथ थे। कुछ टोस्ट के बाद हेनरी सीधे मुद्दे पर आ गए। मिस्टर कपूर, हीवेल हॉस्पिटल इस शहर में एक शोध प्रभाग शुरू करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस प्रयास में आपके समर्थन पर भरोसा कर सकता हूं। वह अर्जुन की मदद चाहते थे, न कि सिर्फ निवेश। अर्जुन के सहयोग से हेनरी का हॉस्पिटल निश्चित रूप से अपना इस शहर में शुरू कर पाएगा। आखिरकार, हीवेल हॉस्पिटल अपने आप में काफी सक्षम था। हर दूसरा शहर अपने यहाँ उनकी उपस्थिति के लिए शोर मचाएगा। हालांकि, अर्जुन अलग था। उसकी बैकग्राउंड एक अलग कहानी थी। प्रोफेसर हेनरी यह बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब तक वह अर्जुन को निवेशक के रूप में अपने साथ जोड़ पाते, हीवेल हॉस्पिटल का भविष्य निश्चित रूप से घरेलू सीमाओं से परे होगा। इसके अलावा, हीवेल हॉस्पिटल को अपने शोध के लिए भी धन की आवश्यकता थी। उन्हें जिस धनराशि की आवश्यकता थी, वह कोई मजाक नहीं थी। स्वाभाविक रूप से, ये हेनरी का अंतिम लक्ष्य था। अर्जुन ने शांति से कहा, आप इस बारे में बूढ़े जॉर्ज से बात कर सकते हैं। आपको जितने भी पैसे की जरूरत हो, उनसे पूछिए और वह आपको दे देंगे। हेनरी ने जैसे ही यह सुना, वह तुरंत खुशी से मुस्कुराया और अपना गिलास उठाया। मेरी प्रशंसा सिर्फ धन्यवाद से कहीं बढ़कर है, मिस्टर कपूर। देश के सभी डॉक्टरों की ओर से मैं आपके उदार योगदान के लिए टोस्ट करता हूं। इतना कहकर हेनरी ने गिलास खाली कर दिया। इस बार उन्हें कम से कम $2 अरब के निवेश की जरूरत थी। हेनरी खुद इतना खर्च वहन कर सकते थे, लेकिन वह एक साथ इतना योगदान नहीं दे सकते थे। उन्हें सभी पक्षों से मंजूरी और लालफीताशाही की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि देश में चिकित्सा क्षेत्र में विकास विदेशों की तरह नहीं हो सका। अब जबकि मिस्टर कपूर उस राशि का निवेश करने के लिए सहमत हो गए हैं, तो इससे घरेलू अनुसंधान में कम से कम 5 वर्ष की तेजी आएगी। पूरे 5 साल। इसमें बहुत सारे मेहनती चिकित्सा कर्मियों का खून, पसीना और आंसू बहाना पड़ेगा। प्रोफेसर हेनरी यह अच्छी तरह जानते थे कि प्रत्येक चिकित्सा शोधकर्ता पर्दे के पीछे कितनी मेहनत करता है, तथा ऐसे प्रयोग करता है जो देखने में सामान्य और निरर्थक लगते हैं। इसीलिए वह इतना आभारी था। ऐसा केवल उनके साथ ही नहीं हुआ, बल्कि कमरे में बैठे उनके छात्र भी बेहद उत्साहित थे। वे जानते थे कि उनके गुरु ने उन्हें यहाँ किसी उद्देश्य से लाया था, तथा इस व्यक्ति को भोजन कराया था। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था, जो 2 अरब दान देने को तैयार हो। ये किसी भी दृष्टि से छोटी रकम नहीं थी। कौन ऐसी चिकित्सा परियोजना में निवेश करना चाहेगा, जो 5 या 10 साल तक भी बिना किसी ठोस परिणाम के चल सकती है? हर कोई भावुक हो रहा था और सभी अर्जुन के स्वास्थ्य के लिए खुश थे। हेनरी को शांत होने में काफी समय लगा। उसने सावधानी से कहा, मिस्टर कपूर, हमें इस बार बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। क्या आप वाकई हम पर निवेश करने को तैयार हैं? ऐसा नहीं था कि हेनरी को अर्जुन पर भरोसा नहीं था। वह बस बहुत सतर्क था। वह आशा की एक किरण भी नहीं देखना चाहता था, जो एक बार फिर टूट जाए। आपको कितने पैसे चाहिए? अर्जुन ने शांति से पूछा। हेनरी ने कुछ कठिनाई के साथ कहा, 2 बिलियन। इसके अलावा, हम आपको 5 से 10 वर्षों के भीतर आपके निवेश पर रिटर्न नहीं दे पाएंगे। उसका दिल धड़क रहा था। यह उनका पहला जश्न था जब उन्हें याद आया कि 2 अरब की रकम कितनी बड़ी होती है। जब अर्जुन ने वह रकम सुनी तो उसके चेहरे पर जो भाव आए उससे हेनरी का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। मैं तुम्हें 4 बिलियन दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। हीवेल हॉस्पिटल की मुंबई शाखा का केवल बीकन फार्मास्यूटिकल के साथ अनुबंध होना चाहिए, और तुम्हें वहां के कर्मचारी अनिका शर्मा के साथ काम करना होगा। अर्जुन ने अचानक पूरी तरह से शांत होकर कहा। उस समय कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। केवल जॉर्ज थॉमस ही एक तरफ खड़े होकर शांति से बिना कुछ बोले चाय पी रहे थे। 4 अरब वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं था। उस समय, जब यंग मास्टर ने माउंट फूजी पर कन्फ्यूशियस की राष्ट्रीय प्रतिमा बनवाई थी, तो उन्होंने इस पर लगभग $10 अरब खर्च किए थे। ये सब इसलिए ताकि वह उन्हें उंगली दिखा सके। वह दूसरों को अपने देश पर धौंस जमाने की इजाजत नहीं दे सकते थे। यद्यपि तब से 100 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी उन्होंने अपने देश के अपमान का बदला उत्पीड़कों को अवश्य दिया। हेनरी को इतना सदमा लगा कि उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में गर्म आंसू भर आए और उसने उत्साह से कहा, आप कमाल के हैं, मिस्टर कपूर। मैं आपकी स्थिति को स्वीकार करता हूं, कोई समस्या नहीं। दुनिया भर के चिकित्सा कर्मियों की ओर से, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।
कृपया मेरा टोस्ट स्वीकार करें। प्रोफेसर हेनरी पहले से ही बूढ़ा और सफेद बालों वाला था, लेकिन अभी उसकी नसों में खून दौड़ रहा था। ये घरेलू चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक वरदान था, एक अकल्पनीय वरदान जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कमरे में मौजूद सभी डॉक्टर उछलकर खड़े हो गए और आदरपूर्वक अर्जुन की ओर अपने गिलास उठाए। अर्जुन ने भी कोई बड़ाई नहीं दिखाई। उन्होंने शांति से कहा, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है सभी को। मैं स्थानीय चिकित्सा परिदृश्य के लिए बस वही कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। अभी बड़े देश इस क्षेत्र पर हावी हो रहे हैं और चिकित्सा प्रौद्योगिकी तक हमारी पहुंच को सीमित कर रहे हैं, अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा करने से इनकार कर रहे हैं। मैं इससे बहुत तंग आ चुका हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप सभी अपने शोध पर अपना दिमाग लगाएं और बेहतरीन नतीजे लेकर आएं, ताकि हम उन विदेशियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें जो हम कर सकते हैं। उन्हें दिखाएं कि वे ओरिएंटा को नीचा नहीं देख सकते। तालियां बहुत जोरदार थीं। जब सभी लोग भोजन और शराब से तृप्त हो गए तो उन्होंने शीघ्र ही वहां से जाने का निर्णय लिया। अर्जुन शौचालय गया, लेकिन जब वह मुख्य हॉल से गुजर रहा था तो एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग उसके इंतजार में था। पीछे से एक आवाज उसे जोर से पुकार रही थी, अर्जुन कपूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम गरीब आवारा हो। आवाज ताना मारने वाली, अहंकार और तिरस्कार से भरी हुई थी। अर्जुन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और अमन को देखने के लिए मुड़ा, जो हॉल से बाहर निकल रहा था। उसने गहरे हरे रंग का सूट पहना हुआ था और बेहतरीन कपड़े पहने हुए था। वह सफलता का प्रतीक लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से अमन का मूड खराब था। इसकी शुरुआत पिछली घटना के बाद हुई भयंकर शर्मिंदगी से हुई। वह इतने समय से अर्जुन से बदला लेने का कोई रास्ता खोज रहा था। आज अचानक वह ब्लू स्टार रेस्टोरेंट में अर्जुन से टकरा गया। यहां तक कि स्वर्ग भी उसकी सहायता कर रहा था। अर्जुन उस आत्मा अवशोषित आत्मप्रशंसक व्यक्ति से निपटने में असमर्थ था। यही कारण था कि अर्जुन बस वहां से जाने के लिए मुड़ा। हालांकि अमन इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। वह सीधे अर्जुन के रास्ते में खड़ा था, उस पर व्यंग्य कर रहा था। अच्छा अच्छा अर्जुन कपूर, अब तुम मेरी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठा सकते, है ना? तुम्हारे जैसे कंगाल भिखारी को ब्लू स्टार रेस्टोरेंट में भोजन का हक कैसे मिल सकता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ के ग्राहक समाज के सबसे अच्छे लोग हैं? एक मिनट रुको। अरे, क्या तुम यहाँ आहाना की मेडिकल फीस कमाने के लिए पार्ट टाइम काम कर रहे हो? अचानक अमन को कुछ सूझा और वह जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखों में घृणा और भी बढ़ गई। ऐसा कोई व्यक्ति अनिका से शादी कैसे कर सकता है? अर्जुन ने अमन को ठंडे अंदाज में देखा। मैं यहाँ जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अमन ने पलकें झपकाईं और फिर उसका चेहरा तूफानी हो गया। उसने कसम खाई, भाड़ में जाओ। तुम जैसे बेकार के आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे इस तरह बात कर सके? अर्जुन की भौहें और गहरी हो गईं। क्या उन्हें अमन कुकरेजा को दंडित करना चाहिए? तभी अमन ने फिर से उसका मजाक उड़ाया और कहा, अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कि आज मुझे यहाँ किसने बुलाया है?